हाँ, हेलो। आज अपन एडजस्टमेंट के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। एडजस्टमेंट कौन-कौन से होते हैं और कितने प्रकार के होते हैं। सिर्फ एडजस्टमेंट के बारे में बातचीत करूँगा मैं आज इसमें, और आपको ये बताऊँगा कि किस एडजस्टमेंट का कहाँ प्रभाव होता है, कैसे होता है। ओके? तो एडजस्टमेंट कई प्रकार के होते हैं। ये मानिए कि जब हम बिज़नेस करते हैं, तो बिज़नेस में कई चीज़ें छूट जाती है, भूल जाते हैं। और वो चीज़ लास्ट में जब हम फाइनल अकाउंट बनाते हैं उस समय हमें याद आती है। तो उस समय वो चीज़ें हमें करना होती हैं, और वो चीज़ें हम कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला हमारा एडजस्टमेंट होता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग, सपोज करो रेंट। अब एक्चुअल में रेंट आपका तलपट में आया होगा, रेंट अकाउंट, और उस रेंट अकाउंट को आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में यहां लिखा ही होगा टू रेंट। सपोज करो रेंट था वहां पर 22,000 रुपया तलपट में, और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर भी आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेंट को 22,000 रुपये लिखा। लेकिन उसने नीचे क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दे रखा है कि आउटस्टैंडिंग रेंट ₹2,000। इसका मतलब क्या हुआ कि रेंट हमने पे तो किया है, लेकिन वो 11 महीने का किया है 22,000 रुपया। 2,000 रुपया हमें पे करना बाकी है, वो आउटस्टैंडिंग है, यानी पे नहीं किया है। क्या मतलब हुआ इसका? ये 2,000 का खर्चा वो है इस साल से संबंधित। हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है? 31/12/7। मतलब ये कब से चला है? 1/12/7 से 31/12/7, यहां तक चला है। तो इस समय के जितने भी खर्चे हैं वो हमें इस फाइनल अकाउंट में डालना है। इसके पहले के भी नहीं डालना है और इसके बाद के भी नहीं डालना है। ओके? अब ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है, इसका मतलब ये है कि ये खर्चा है तो इस समय का, लेकिन इसका पेमेंट नहीं हुआ है। तो इसका पेमेंट कब करेंगे? हम अगले साल करेंगे। हो सकता है हम 1 जनवरी 2008 को करें, हो सकता है उसके बाद में करें। तो ये जो खर्चा है, ये हमें मालूम पड़ गया है कि ये खर्चा इस साल से संबंधित है, तो इसको हमें कहाँ डालना है? इस साल के खर्चों में ऐड करना है। यानी अब हमारा रेंट क्या हो जाएगा? रेंट हो जाएगा 22,000, एड आउटस्टैंडिंग 2,000, बाहर आ जाएगा 24,000। ठीक है? अब आपको मैं बताता हूं कि आउटस्टैंडिंग रेंट है, इसकी एंट्री कैसे करना है। ठीक है? इसके यदि हमें बोलें कि जनरल प्रविष्टि करो, जनरल प्रविष्टि कैसे करेंगे इसकी? तो इसकी जनरल प्रविष्टि करेंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। ये जनरल प्रविष्टि हो गई। ये ₹2,000। इस जनरल प्रविष्टि की 2 जगह एंट्री होना है। कहां कहां होगी? रेंट अकाउंट में होगी। ये रेंट अकाउंट में आपने ऐड कर दिया आपने एंट्री। अब दूसरा बच गया आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट मतलब किसी को पैसा देना है, रेंट का किराया देना है, किराया हमें देना बाकी है। इस किराया देना जो बाकी है, इसकी एंट्री कहां होगी? लायबिलिटी साइड में, क्योंकि ये हमारी लायबिलिटी है, हमें देना है। यदि किसी से हमारे पास एडवांस आ जाएगा तो वो हमारी एसेट हो जाएगी। यहां पर देना है तो यहां पर आ जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 2,000। ओके? आउटस्टैंडिंग रेंट इस टाइप से इसकी एंट्री होगी। रेंट में यहां ऐड कर देंगे और वहां पर बैलेंस शीट में हम लायबिलिटी साइड में लिखेंगे। सेम ऐसी ही एक और एंट्री हो सकती है
एडजस्टमेंट एंट्री, ये सब एडजस्टमेंट एंट्रीज क्वेश्चन में आना ही है। फाइनल अकाउंट का जब आप क्वेश्चन करने जाएंगे ये सब एंट्रीज आना ही आना है, उसमें इनका एडजस्टमेंट ऐसे ही होना है और हर एक एडजस्टमेंट एंट्री के आपको नंबर मिलेंगे। दूसरी एंट्री प्रीपेड, प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड कोई भी खर्चा हो सकता है। प्रीपेड मतलब एडवांस दे चुके हैं हम। कई बार जैसे इंश्योरेंस की प्रीमियम हमने आगे आने वाले अगले साल तक के लिए जमा कर दी है। इट मीन्स कि उसका इफेक्ट हमें, उसका बेनिफिट कब मिलेगा, अगले साल के मिलेगा, फाइनेंशियल ईयर मिलेगा। तो खर्चा भी अगले साल में ले जाएंगे, इस साल में क्यों देंगे हम। तो प्रीपेड इंश्योरेंस यदि इस टाइप का कोई खर्चा है तो अब हमें उसका क्या करना है, उसका कैसे एडजस्टमेंट होगा। पहले इसकी हम देखते हैं जनरल एंट्री क्या बनेगी। जनरल एंट्री क्या बनेगी, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट। क्यों किया इंश्योरेंस अकाउंट, क्योंकि ये पैसा हम एडवांस में दे चुके हैं, हम एडवांस में दे चुके हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, ये सपोज करो P&L अकाउंट है, यहाँ पे टू इंश्योरेंस आपने दिया है 5,000 रुपया इंश्योरेंस का दिया है। उसमें से वो बोल रहा है कि 1,000 रुपया ऐसा है जो अगले साल से संबंधित है। मीन्स हमने एडवांस में दे दिया है, हमने प्रीपेड कर दिया है उसको। तो लेस प्रीपेड 1,000 रुपया वो ऐसा है जो हमने एडवांस में दे दिया, मतलब इस साल से रिलेटेड कितना है, 4,000 रुपया। ठीक है, ये जो 1,000 है इसकी आपने एंट्री यहां तो कर दी, इसको ये आपने इसमें इंश्योरेंस अकाउंट में एंट्री कर दी है, लेकिन प्रीपेड इंश्योरेंस ये आपके अगले साल भी जाएगा। और अगले साल कहां जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में क्या हो जाएगी, हमारी असेट हो जाएगी प्रीपेड इंश्योरेंस 1,000। ओके, ये दूसरी एंट्री होगी आपकी। ये हो गई है आपकी एक्सपेंसेस के लिए दो एंट्रियां, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमने एडवांस पैसा दे दिया या हमने पैसा देना भूल गए, पैसा दिया नहीं, पैसा देना बाकी है। आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, ये दोनों चीजें हमने देखी है। ऐसे ही इनकम में भी ऐसा हो सकता है कि हमने कोई इनकम, अर्न्ड इनकम, इनकम में क्या हो सकता है, कमीशन, रेंट, डिस्काउंट, ये हो सकते हैं। तो हमने इनकम अर्न कर ली है। अर्न कर ली मतलब हमने इनकम जनरेट तो कर ली है बट प्राप्त नहीं हुई है ना। तो ऐसी इनकम जो कि हमारे पास में हो गई है, उस इनकम को हम क्या करेंगे, इनकम प्राप्त होना बाकी है। जैसे खर्चे में हमने लिखा था रेंट के अंदर कि रेंट देना बाकी है, हमने यहाँ आके ऐड कर दिया था सॉरी। वैसे ही इनकम, सपोज करो मेरी अर्न इनकम फ्रॉम डिस्काउंट है, डिस्काउंट, तो यहां पर मेरा डिस्काउंट आए होगा बाय डिस्काउंट। सपोज करो यहां था 2,000 और 100 रुपया ऐसा है जो हमने अर्न कर लिया है लेकिन आया नहीं है, तो भैया आ जाएगा प्लस 100 रुपये यहाँ ऐड कर दिया, यह हो जाएगा 2,100, ये आ जाएगा एड अर्न डिस्काउंट। ओके, अब ये जो 100 रुपए है, यदि इसकी भी हम जनरल एंट्री करने जाएंगे तो इसकी क्या जनरल एंट्री बनेगी, अर्न इनकम, अर्न डिस्काउंट डेबिट टू डिस्काउंट। डिस्काउंट अकाउंट को क्रिएट करना था, हमने कर दिया, क्रिएट में उसको ऐड कर दिया। ठीक है, ये वाली एंट्री हमने कर दी है। अब अर्न डिस्काउंट अकाउंट को डेबिट करना है, अर्न डिस्काउंट अकाउंट यहां आ जाएगा,
ऐसे अर्निंग इनकम की ये हमारी एंट्री हो जाएगी। अब उसके बाद में हम आते हैं अनअर्न्ड, मतलब जो हमने प्राप्त एडवांस में कर लिया है। अनअर्न्ड, अर्न मतलब जो हमने प्राप्त कर लिया है लेकिन उसका इफेक्ट आगे आने वाले साल में आएगा, एडवांस में प्राप्त कर लिया है। कोई ऐसा डिस्काउंट हो सकता है जिसको हमने इस साल प्राप्त कर लिया है लेकिन उसका इफेक्ट, उसका जो समय है वो अगले साल के लिए है, अगले साल में जाएगा। यदि ऐसी एंट्री हो तो वह एंट्री जस्ट इसके अपोज में होगी। और सपोज करो मैंने बाय कमीशन लिखा 500 रुपया और उसमें लेस अनअर्न 50 रुपया, ये कर दिया, यहाँ पर 40 आ जाएगा। और ये यहाँ पे हमने माइनस किया है इसको, तो यहाँ पर ये यहाँ आएगा अनअर्न कमीशन 50 रुपया। हर एक एंट्री की डबल एंट्री हो रही है, ये आप चीज़ ध्यान रखिए। 50 रुपया आपके पास में कमीशन एडवांस में आ गया है, उसकी भी हमने 2 जगह एंट्री करी है। यदि आपने आउटस्टैंडिंग रेंट पे नहीं किया है, बाकी है देना, उसकी भी हमने 2 जगह एंट्री करी है। और इसी प्रकार से प्रीपेड इंश्योरेंस और अर्न डिस्काउंट की भी 2 जगह एंट्री हुई है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब एक और मैं बताता हूँ आपको, एक हम इसके पिछले वाले सेशन में कर ही चुके हैं, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक की भी 2 जगह एंट्री होती है, ये मैंने आपको जनरल एंट्री के द्वारा भी बताया था। एक जगह होती है ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्रेडिट साइड में, यहाँ लिखते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक। और दूसरी एंट्री असेट के अंदर हो जाती है हमारी क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ये एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं पहले। देन एक होता है डेप्रिसिएशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? डेप्रिसिएशन मतलब ये कि जो भी हम असेट परचेस करते हैं, चाहे वो प्लांट मशीनरी हो, चाहे बिल्डिंग हो, चाहे व्हीकल हो, चाहे फर्नीचर हो, इन सब का समय समय के आधार पर इनकी वैल्यू कम होते जाती है। हम जैसे जैसे चीज़ें यूज़ करते जाते हैं उसके वैल्यू में कम होते जाता है, इसको बोलते हैं ह्रास होता है। तो उस डेप्रिसिएशन का भी वैल्यूएशन करना है, क्योंकि आज हमने सपोज करो 1 लाख रुपए का कोई प्लांट खरीदा और उस प्लांट वाले ने कहा कि भाई 5 साल तक तो आपका प्लांट आराम से चलेगा। इट मीन्स कि 5 साल के अंदर हो सकता है कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए या नॉमिनल हो जाए, स्क्रैप वैल्यू में आ जाए। तो हमें 5 साल के बाद में फिर अगेन एक प्लांट लगाना पड़ेगा। तो हम इस 1 लाख वाली जो वैल्यू है इसको डिवाइड बाय 5 करेंगे और हर साल 20,000 रुपये हमारे खर्चे में मानेंगे कि हमारा खर्चा हो रहा है, क्योंकि ये जो 1 लाख है ये 5 साल में खत्म होने वाला है। ठीक है, इसी प्रकार से हमें डेप्रिसिएशन के अंदर ये ध्यान रखना होता है कि उस जो संपत्ति है उनकी वैल्यूएशन जो कम हो रही है उसके हिसाब से उसमें डेप्रिसिएशन किया या नहीं किया। तो सवाल में आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, ये एडजस्टमेंट की चीज़ है। सवाल में आपको दिया रहेगा कि डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। पर एनम वर्ड का मतलब क्या है? पर एनम का ये है मतलब कि यदि प्लांट एंड मशीनरी आपके यहाँ साल भर चली है तो 10% साल भर का लेना है। यदि 3 महीने ही आपके यहाँ प्लांट रहा है तो ये 10% से जितना आएगा उसका 3 महीने का लेना है। और यदि 6 महीने रहा है तो 6 महीने का लेना है। ये सिर्फ पर एनम वर्ड जो लिखा है उससे ये इफेक्ट हो जाता है।
यदि प्लांट एंड मशीनरी सपोज करो आपने 3 महीने पहले ही परचेज किया है तो उसका डेप्रिसिएशन 3 महीने का लेना है, ना कि पूरे साल भर का। लेकिन यदि ये चीज नहीं लिखी है तो फिर आपको 10% ही लेना है। भले आपने मशीनरी 2 महीने पहले ही खरीदी दी हो, पर आपको 10% पूरा लेना है। तो इसका मतलब ये होता है। अब इसका हम कहाँ इफेक्ट होता है वो देखेंगे, डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन मैंने अभी आपको बताया है कि ये हमारा खर्चा है। जैसे 1 लाख का प्लांट था और सपोज करो यहाँ पर ही ले लेते हैं अपन, ये 50,000 का प्लांट है और इसके ऊपर 10% लेना है आपको। तो ये 50,000 जो प्लांट का है, ये प्लांट की वैल्यू आपको तलपट में ट्रायल बैलेंस में डेबिट साइड में दी हुई है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभी हमने जो इसके लास्ट वाले वीडियो में जो क्वेश्चन किया था उसमें हमने यहाँ पर असेट की वैल्यू लिखी थी, तो यहाँ पे हम प्लांट की वैल्यू 50,000 लिख देते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर एडजस्टमेंट दिया है, डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, ठीक है। तो हमें साल भर का कितना होता है 10% से 5,000 रुपीज। 5,000 रुपीज आपको एक्सपेंसेस में डालना है, मीन्स यहां डालना है टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 5,000 रुपया। और इस प्लांट के अंदर से 5,000 रुपया कम हो जाएगा, लेस डेप्रिसिएशन 5,000 45,000 रुपये जाएगा। ओके, मतलब इस डेप्रिसिएशन का क्या इफेक्ट हुआ है? नंबर 1, 5,000 रुपया ये डेप्रिसिएशन नाम की जो चीज है ये खर्चा हो गई हमारी, खर्चे में डाल दी हमने, इससे प्रॉफिट हमारा कम हो जाएगा और इधर आपकी असेट 5,000 रुपये से कम हो जाएगी। अब हमारी वैल्यू अगले साल के लिए 45,000 रुपये हो जाएगी, 45,000, ठीक है। तो ये प्लांट ऐसे ही, प्लांट का ऐसे ही, बिल्डिंग का ऐसे ही, फर्नीचर का ऐसे ही, कार का, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया है एडजस्टमेंट में, वो आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, अब इसकी मैं आपको जर्नल एंट्री बताता हूं। इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अकाउंट डेबिट टू प्लांट। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अकाउंट डेबिट मतलब कहाँ आ गया? ये डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट अकाउंट डेबिट साइड में आ गया, 5,000 रुपये ये आ गया, इससे खर्चा हो गया हमारा। और टू प्लांट मतलब प्लांट की वैल्यू कम हो जाएगी, प्लांट की वैल्यू 5,000 से कम हो जाएगी। तो इस टाइप से ये इसकी जनरल एंट्री भी हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट। अब इसके बाद में एक मैं आपको बताता हूं बेड डेट से रिलेटेड एंट्रीज, ठीक है। बेड डेट्स पिछले वाले सवाल में भी कुछ आया था। इसमें क्या होता है बेड डेट्स में? हम जितना भी माल बेचते हैं उसमें से कुछ भाग हम क्रेडिट सेल करते हैं। क्रेडिट सेल करते हैं तो उससे क्या होता है? सपोज करो क्रेडिट में माल मैंने ए को बेचा, बी को बेचा, सी को बेचा, डी को बेचा, ये सब मिला के 2, 3 और 40,000 रुपया। ये क्या हुआ? ये सब क्या हो गया? डेटर्स है हमारे, जिसको बोलते हैं सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स मतलब इन लोगों को हमने 40,000 रुपये का माल बेचा है, उसकी लिस्ट ये है। लेकिन ये सब मिला के सन्ड्री डेटर्स हो जाएंगे। और ये सब कहाँ आते हैं? बैलेंस शीट के असेट साइड में आते हैं, क्योंकि इनसे हमें पैसा लेना बाकी है। ओके, इनसे पैसा लेना बाकी है, तो ये डेटर्स यहां आते हैं। डेटर्स सपोज करो मैंने लिख दिया यहाँ पे 40,000, ठीक है। अब ये जो धंधा है इन व्यक्ति का, जो भी बिजनेसमैन है,
उनका धंधा इस टाइप का है कि इसमें कुछ डूबत भी होती है। वैसे भी सभी बिजनेस में होती है कि डेटर्स हमको 40,000 रुपये लेना है, हो सकता है कि इसमें 1,000 रुपये ना आए, 2,000 ना आए, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हम क्या करते हैं कि हर एक फर्म एक बेडेट्स रिजर्व BDR इस टाइप से एक अपने यहाँ अकाउंट बना के रखती है और उसमें सोच लेती है कि चलो यार इसका जो है 2% हम जो है मान लेंगे कि ये हमारा खर्चे में हो गया है ना, इसमें इतना डूब सकता है। तो इस बार का है हमारा 40,000, तो 40,000 का 2% है ना, सब कुछ मतलब यदि आपको सवाल में से दिया 2%, 3%, 5% कुछ भी दे सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 800 रुपया। ये 800 रुपया जो है ये हम मान के चल रहे हैं कि जो 40,000 लेना है इसमें 800 रुपया डूब सकता है, बेड डेट्स हो सकता है। देन अब हम क्या करेंगे, इस 800 रुपये को आज ही हम P&L अकाउंट के डेबिट साइड में डाल देंगे, क्योंकि हमारी इनकम जो है हम उसको कम कर रहे हैं। जितनी आज हमारी इनकम हुई थी हम उसमें चाहते हैं कि जो जो खर्चे आगे आने वाले साल में हो सकते हैं उनको भी कम कर दें, जो जो लॉस हो सकते हैं उनको भी कम कर सकते हैं, और जो प्रॉफिट या इनकम होने वाली है उनको हम ऐड कर दें। तो हमने यहाँ लिखा टू बेडेट्स रिजर्व, ये कितना हो जाएगा 800 रुपया। ओके, अब इसी चीज में क्या होता है, कभी कभी एडजस्टमेंट में ये भी दे देते हैं कि डेटर्स जो 40,000 के हैं उसमें 1,000 के बेड डेट्स हो गए हैं पर उसकी एंट्री नहीं की है। मतलब ये हुआ कि 1,000 तो हमें आज की तारीख में मालूम पड़ गए हैं कि ये 1,000 तो बेड हो गए हैं, बेड डेट्स हो गए हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अभी जो हमने निकाला है ये फिगर गलत हुआ है, क्योंकि अब हमारे जो डेटर्स हैं 1,000 तो खत्म हो गए, मतलब आएंगे ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट यहां लिखेंगे टू बेड डेट्स 1,000 रुपया, ये कौन सा जो एडजस्टमेंट में आ रहा है। अब इस 1,000 को हमें डेटर्स में से कम करना है। अभी तक हम ये मान के चल रहे हैं कि हमें 40,000 रुपये लेना है, बट 1,000 रुपया तो जो है डायरेक्टली हमें लॉस हो गया, ये आएंगे ही नहीं पैसा। तो लेस बेड डेट्स 1,000 ये कम कर दिया आपने, 39,000 अब आपके पास में बचे हैं। ओके, अब 39,000 में से उसने कहा है कि BDR आपको लेना है 2%। तो 2% अब किस पे लेंगे, क्योंकि 1,000 तो आपने पूरे ही खत्म कर दिए हैं, अब आपके पास बचे 39,000, 39,000। तो यहां पर जो है आपका ये 39,000 के ऊपर 2% हो जाएगा और ये हो जाएगा 780। तो अब क्या हो जाएगा, BDR आपका 780 हो जाएगा। यानी ये जो BDR हमने यहाँ लिखा था ये इसकी जगह अब हो जाएगा 2 BDR 780। ओके, तो ये मैंने आपको एडजस्टमेंट बताया है BDR का और बेड डेट्स का, ये दोनों साथ में इंटरलिंक रहते हैं। और ये जो चीज़ है इसमें कई बार तलपट में भी आपको एक आधी एंट्री मिल जाएगी, बेड डेट्स इतने हुए, BDR इतने हुए। वो जो चीज़ है वो एज इट इज़ लिखना ही लिखना है, उसको कहीं छोड़ना नहीं है। लेकिन ये जो आपका एक अलग से एडजस्टमेंट दिया था, क्या दिया था कि डेटर्स के अंदर 1,000 रुपये के बेड डेट्स शामिल हैं, ठीक है, जो कि बेड हो चुके हैं वो शामिल हैं। और दूसरा ये दिया था उसने कि BDR बेड डेट्स रिजर्व 2% करने का प्रावधान है। मतलब हम हमारे यहाँ 2% BDR रखते हैं, प्रोविजन फॉर बेड डेट्स रखते हैं। तो पहले हम 1,000 ये कम करेंगे, उसके बाद में लेस BDR
780, वो जो यहाँ लिखे वो। तो अब ये कम करें तो कितना आ जाएगा, 8 2 10, 8 2 10, 38,220। ओके, तो इस टाइप से ये आपको BDR की एंट्री करना है। ये BDR की एंट्री जनरली लोगों को थोड़ा सा ट्रबल देती है, लेकिन यदि आप फंडा एकदम क्लियर रखेंगे, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने की है। ठीक है, नेक्स्ट, कुछ एंट्रीज ऐसी होती है जो कि करना भूल गए, कोई चीज़ ओमिट हो गई है तो उसको करना है, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैं थोड़ा सा इसको इनको हटा देता हूँ जरा सा। ठीक है, देखिए एक एंट्री ऐसे आ सकती है कि हमने मशीनरी परचेस की बट रॉन्गली उसको हम इंटर नहीं कर पाए, मतलब उसका कहीं हमने एडजस्टमेंट नहीं करा, भूल गए, उसको करने ही भूल गए। जब मशीनरी परचेस की, पहली चीज मशीनरी 5,000 रुपये की परचेस की, यदि हम इसकी एंट्री करते तो क्या एंट्री करते हैं, मशीनरी अकाउंट डेबिट 5,000, ये इसको डेबिट कर देते हैं, और 2 मशीनरी जिससे खरीदी उसका नाम आ जाता, समझो AB लिमिटेड या XY लिमिटेड। ठीक है, मीन्स 2 क्रेडिटर फॉर मशीनरी 5,000 रुपये। ये क्यों किया मैंने, क्योंकि इसको पैसा नहीं दिया आपने, मशीनरी खरीदी लेकिन पैसा नहीं दिया। अब आप ये बोल सकते हैं कि साहब पैसा दे दिया हो, तो यदि पैसा हम दे देते तो इसकी एंट्री कैश बुक में आती, क्योंकि कैश का बैलेंस हम डेली टेली करते हैं, कैश में एंट्री नहीं आई है इसकी, इसलिए ये मान के चलेंगे कि ये क्रेडिटर फॉर मशीनरी है, मतलब मशीनरी आपने क्रेडिट में खरीदी है, उसका पैसा देना बाकी है। इसकी एंट्री क्या होगी, कुछ नहीं करना है, सिंपल मशीनरी अकाउंट डेबिट, मशीनरी यहाँ लिख देंगे आप 5,000 की, और यहाँ लिख देंगे क्रेडिटर फॉर मशीनरी 5,000 रुपये। ओके, मतलब ये जो आपने 5,000 की मशीनरी लिखी है उसकी दोनों एंट्रियां ही बैलेंस शीट में होगी, क्योंकि ऑमिट हो गई है। पर कभी कभी एडजस्टमेंट ऐसा आता है कि साहब मशीनरी 5,000 की खरीदी थी लेकिन उसको गलती से परचेस बुक में डाल दिया, मीन्स मान लिया कि परचेस है, गुड्स परचेस किया उसी में डाल दिया है, गलती हो जाती है। तो इसका क्या इफेक्ट हुआ, अब आपने जब परचेस में डाला तो परचेस में एंट्री क्या करी होगी, परचेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ठीक है, अब हमें क्या करना था, परचेस अकाउंट नहीं करना था, इसकी जगह हमें करना था मशीनरी अकाउंट डेबिट करना था। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट और टू परचेस अकाउंट करना पड़ेगा। परचेस अकाउंट हमने गलती से डेबिट कर दिया था, परचेस अकाउंट को वापस क्रेडिट कर देंगे, परचेस अकाउंट ये 2 कर देंगे, ये आपकी एंट्री सही हो गई। अब हम क्या करेंगे, जब यहां पे आएगा परचेसेस टू परचेसेस, सपोज करो 50,000 है, इसमें से लेस मशीनरी 5,000, बाहर 45,000 आ जाएगा। ओके, बाहर जो है 45,000 आ जाएगा। और दूसरी एंट्री कहां होगी इसकी, मशीनरी अकाउंट, क्योंकि मशीनरी हमने करी नहीं थी, ये मशीनरी अकाउंट कर देंगे 5,000 रुपए से, ये वाली एंट्री होगी यहाँ पे। तो एक यहाँ पर डेबिट में आपने कम कर दिया है, इधर डेबिट, ये डेबिट साइड ही है, इसको बढ़ा दिया है 5,000 रुपए से, असेट्स को बढ़ा दिया है।
तो आपकी उधर एसेट बढ़ गई है, इधर एसेट कम हो गई है। ओके, तो इस प्रकार से हो जाएगा। फिर कभी कभी ऐसा हो जाता है कि परचेस हमने कर लिया और उसका बिल हमने कोई इंटर नहीं किया, वो वही करीब करीब चीज़ है, उसको भी अपन ऐसे ही कर सकते हैं। कई बार खर्चे हम अगले साल के लिए कर देते हैं, वो हमने देख ही लिया है, प्रीपेड एक्सपेंसेस, एडवर्टाइजमेंट आपने नेक्स्ट ईयर के लिए कर दिया है। तो मेरे ख्याल से आपको करीब करीब ये सभी चीज़ें इसमें क्लियर हो गई हैं। ये भी कई बार आ जाता है पूंजी के ऊपर उसको ब्याज देना है, तो उसकी जितनी कैपिटल है उसके ऊपर इंटरेस्ट जोड़ देंगे, 5% 10% जो भी बोला है वो आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट साइड में कर देंगे उसका, और उसके जो है कैपिटल अकाउंट में उसको बढ़ा देंगे, ऐड कर देंगे। तो ये मेरा जो है एडजस्टमेंट वाला जो था ये चैप्टर आज फिनिश होता है। इसमें और भी एडजस्टमेंट यदि कोई आएंगे तो हम बीच में ले लेंगे इसको। अब मैं अगले इसके वीडियो में एक क्वेश्चन विथ एडजस्टमेंट का करूँगा, उसके बाद में फिर अपन इसको क्लोज करेंगे। ओके।